हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास की पांचवा एक्सरसाइज का पहला टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है मौर्योत्तर काल या फिर गुप्त पूर्व काल, जिसका काल रहा है 185 ईसा पूर्व से लेकर के 319 ईस्वी तक। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारा एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, यहाँ पर दिया गया है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? तो आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र ने। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है दूसरा नंबर, कि पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो आपको बताना है कि राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेनापति। उसके बाद अगला प्रश्न है कि कण्व या फिर काण्व वंश की संस्थापक कौन थे? तो आपको बताना है कि कण्व वंश के संस्थापक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वसुदेव। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 14 नंबर, कि सातवाहन या फिर आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिमुक। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं पांचवा नंबर का है कि सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। तो आपको बताना है कि किसके अधीन काम किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्यों के अधीन सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया छठा नंबर, कि निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो आपको बताना है कि वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनिष्क। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है 7वां नंबर, कि कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और ग्रीक शैली। भारत ग्रीक शैली है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 8वां नंबर यहाँ पर दिया गया है कि कनिष्क की राजधानी थी। तो आपको बताना है कि कनिष्क की राजधानी कहाँ पर थी। दोस्तों, ये सभी प्रश्न किसी भी न किसी एग्जाम में आए हैं, एसएससी एग्जाम में, चाहे यूपीएससी या फिर यूपीपीएससी। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसको अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए और इसको खूब से खूब शेयर कीजिए। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर 8वां नंबर का है कि कनिष्क की राजधानी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरुषपुर यहाँ पर कनिष्क की राजधानी थी। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेशावर। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है 10वां नंबर, कि चरक किसके राजा चिकित्सक थे? चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो ये आपको बताना है यहाँ पर राज चिकित्सक चरक किसके थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनिष्क के। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 11 नंबर, कि तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। तो आपको बताना है कि यहाँ पर तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गांधार कला। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 12 नंबर, कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? ये बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। तो बताइए, इसका भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडो बैक्ट्रियन ने। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो आपको बताना है कि किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मथुरा संग्रहालय। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 14 नंबर, कि निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो आपको बताना है कि सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसने जारी किए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर ए, कुषाण ने। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 15 नंबर, कि सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? यानी आपको बताना है कि सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीसा के। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 16 नंबर, कि निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन था? तो आपको बताना है कि कनिष्क के समकालीन कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 17 नंबर, कि किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि
भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की। यानी आपको बताना है कि किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि देने की प्रथा आरंभ की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 नंबर का पहला यानी सातवाहन ने। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 18 नंबर कि भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनानियों ने। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ किया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क ने। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर 20वां नंबर की निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं यानी सोने की मुहर चलाई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुषाण शासकों ने। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 21 नंबर कि चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे। तो ये आपको बताना है चरक और नागार्जुन किसके दरबार के शोभा थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनिष्क के। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 22वां नंबर की शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था। तो आपको बताना है कि शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ था, तो किसके शासनकाल में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 23वां नंबर की तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। तो आपको बताना है कि कहाँ पर स्थित था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान में। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था। तो आपको बताना है कि कलिंग का महान शासक कौन था प्राचीन काल में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खारवेल। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 25 नंबर की कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वास्तुकला का सर्वाधिक यानी अधिक विकास हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न है 26 नंबर की सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र में। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 27 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैठण में। उसके बाद अगला प्रश्न है 28 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हथी गुम्फा। उसके बाद अगला प्रश्न है 29 नंबर की किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाल ने। उसके बाद अगला प्रश्न है 30वां नंबर की सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। तो आपको बताना है कि सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत। उसके बाद अगला यहाँ पर दिया गया है 31 नंबर कि निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए और इन राजवंशों को सही कालक्रम क्या है यह बताना है। यहाँ पर पहला दिया गया सातवाहन, गुप्त, शुंग, यहाँ पर चोल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3, 1, 2, 4 यानी पहले शुंग, फिर उसके बाद सातवाहन, फिर उसके बाद गुप्त, फिर उसके बाद चोल। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 32 नंबर कि मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया। तो ये बताना है आपको भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर ए, बैक्ट्रियन ग्रीक ने। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर 33 नंबर सूचीवंश को सूची 2 के साथ यहाँ पर सुमेलित करना है और सही उत्तर यहाँ पर चुनना है। तो चलिए हम लोग इसको पहले मिलान कर लेते हैं। शासक यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर उपाधि है। तो अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता था, उपाधि दी गई थी। और कनिष्क को देवपुत्र, और खारवेल को कलिंग चक्रवर्ती, और कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य। और ये दोस्तों एक्स्ट्रा में यहाँ पर दी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5, 4, 3, 5, 4, 2, 3, 5, 4, 2, 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 5, 4, 2, 3। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 34 नंबर की विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 ईसा पूर्व में। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 35 नंबर सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पर संवत्सर दिया गया है और किस समय से गणना ये बताया गया है। विक्रम संवत्सर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 ईसा पूर्व से। शक संवत्सर ये हो जाएगा 78 ईस्वी में। गुप्त संवत्सर ये हो जाएगा 320 ईस्वी में। और कली संवत्सर 3102 ईसा पूर्व के समय से गणना हुई है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। तो ये बताना है आपको मौर्यों के बाद सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था दक्षिण भारत में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवाहन। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 37 नंबर कि बुद्ध की खाड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया है गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल और गुप्तोत्तर काल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
कुषाण काल में। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दी गई है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्ण वंश ने राज किया है। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर कि किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। कनिष्क को हराया था, आपको बताना है कि किस चीनी जनरल ने हराया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, पेन चाओ। पेन चाओ ने यहाँ पर हराया था। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों का जारी किया था। तो आपको बताना है कि किसने जारी किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुषाणों ने। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर 41 नंबर, कथन ए दिया गया है और कारण आर दी गई है। तो कथन ए है कि कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण आर दी गई है कि उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। यानी कथन ए सही है लेकिन कारण आर जो है वो गलत है। तो आगे देखते हैं यहाँ पर 42 नंबर, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गांधार। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महायान। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि 44 नंबर, कनिष्क के शासन काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है 45 नंबर, प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग के समकालीन था। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 46 नंबर कि सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा विलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शक राजा रुद्रदमन द्वारा। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है 47 नंबर कि किस राजा के शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोंदोफिरनस। गोंदोफिरनस के शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 48 नंबर कि किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, कडफिसस द्वितीय यहाँ पर जारी की थी। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दी गई है 49 नंबर की किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया है। तो आपको बताना है कि किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का यहाँ पर प्रयोग किया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शकों ने। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 50 नंबर कि त्रातार यानी मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शक ने। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है 51 नंबर की प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है। तो आपको बताना है कि कालानुक्रम क्या है यहाँ पर आक्रमणों के संबंध में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनानी, शक और फिर कुषाण। उसके बाद अगला प्रश्न है 52 नंबर की भारत में प्रथम बार सैनिक शासन यानी मिलिट्री गवर्नशिप व्यवहार में लाया गया। किसके द्वारा लाया गया था ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीक द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 53 नंबर, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। तो आपको बताना है कि कौन राज्य था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैक्ट्रिया। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया 54 नंबर, चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 54 का डी, कारसापड़ यहाँ पर कहा जाता था। कारसापड़ ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 55 नंबर, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलों एवं चेरों का यहाँ पर व्यापार प्रारंभ हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न है 56 नंबर की मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोचीन। इसके बाद अगला प्रश्न है 57 नंबर कि निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में पोडू के नाम से संबोधित किया गया है। तो ये बताना है आपको किसको संबोधित किया गया है पोडू के नाम से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरिकामेडू को यहाँ पर संबोधित किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है 58 नंबर, मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंदू यूनानी राज्य की स्थापना की है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेमेट्रियस ने की है। उसके बाद अगला प्रश्न है 59 नंबर, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया। तो
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीनांडर। मीनांडर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 60 नंबर की कुषाणों का संबंध था, ये आपको बताना है कि किससे संबंध था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन के यूची जनजाति से। कुषाणों का संबंध किससे था? चीन के यूची जनजाति से। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, अश्वघोष। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 62 नंबर सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित करना है, यानी फिर मिलान करना है। सूची 1 में दिया गया है इंडो ग्रीक, यहाँ पर शक और पार्थो, और सूची 2 में दिया गया है हिंद, यवन, सिथियन, पहलव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडो ग्रीक, हिंद, यवन, शक, सिथियन और पार्थो, पहलव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 63 नंबर की सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। यहाँ पर राज्य दी गई है, यहाँ पर राजधानी है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चलिए जान लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी शुंग का विदिशा, चेदी का कलिंग और सातवाहन का प्रतिष्ठान या फिर पैठन, कुषाण का पुरुषपुर या फिर पेशावर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 64 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर यानी सीजर की उपाधि ग्रहण की? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, कुषाण ने। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 65 नंबर कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था? तो बताना है कि शुंग काल में किसका निर्माण हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, यानी यहाँ पर ए, बी, सी इन तीनों का निर्माण हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 66 नंबर, सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहत कथा की रचना की है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला और दूसरा और यहाँ पर तीसरा दिया गया है और इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे। दूसरा यहाँ पर दिया गया कि पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे। उसके बाद बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। इसमें से बताइए कौन सा यहाँ पर करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी, केवल तीसरा यहाँ पर सही है। बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। इसके बाद अगला प्रश्न है 68 नंबर की निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो आपको बताना है कि किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 68 का ऑप्शन नंबर बी, महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 69 नंबर कि प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने चलाए थे प्राचीन भारत में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुषाणों ने। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 70 नंबर कि कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेदी वंश से संबंधित था। इसके बाद अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न दिया गया है 71 नंबर की प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर से कथन सही है? तो ये आपको बताना है। यहाँ पर कथन दिया गया पहला, दूसरा, तीसरा। पहला कथन है प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। दूसरा दिया गया कि श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों का सुनिश्चित करती थी। उसके बाद यहाँ पर तीसरा दिया गया कथन श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल दूसरा और तीसरा ही सही है, यानी श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों का सुनिश्चित करती थी और श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के नए वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ में बेल आइकन बटन भी दबाना होगा ताकि हमारा एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियोज में।